संदेश से मैं अनिल कौशिक भादरा के वरिष्ठ अधिवक्ता राजेंद्र गोयल एडवोकेट के कार्यालय में और दोस्तों उनसे जानेंगे, विभिन्न मुद्दों पर बातचीत करेंगे और खासकर उनके बारे में मैं आपको बताऊं तो वो विशेष जानकार है दोस्तों, राजनीति के भी और बेहतरीन अधिवक्ताओं में भादरा के वो शुमार है। और आज नोटबंदी सहित विभिन्न मुद्दों पर उनसे बात करेंगे। नमस्कार राजेंद्र जी, आपका स्वागत है साफ संदेश भारत में। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे को समय दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी रहूंगा। सबसे पहले राजेंद्र जी मैं आपसे जानना चाहूंगा, जो नोटबंदी एक प्रकार से हुई है, नोटबंदी हम इसे कह सकते हैं, 2000 का नोट जो चलन से बाहर 30 सितंबर को हो जाएगा, उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? किस प्रकार की ये व्यवस्थाएं हैं? कहीं पैनिक स्थिति तो हमने बैंकों में नहीं देखी, लेकिन आप क्या सोचते हैं इसको लेकर? देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक भारत सरकार के निर्देशन में नोट जारी करती है जी। और भारत की पूरी अर्थव्यवस्था या किसी भी देश की अर्थव्यवस्था नोटों के इर्द गिर्द घूमती रहती है जी। जनता का एक विश्वास होता है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने जो नोट जारी किए हैं, उस नोटों के बेस पे वो चाहे कारोबार करे, कोई सामान खरीदे, लेन देन करे, व्यापार करे, कुछ भी करे, पूरी अर्थव्यवस्था उसके इर्द गिर्द घूमती है। भारत सरकार ने पिछले अपने टर्म में नोटबंदी की घोषणा की थी जी। नोटबंदी की घोषणा गवर्नमेंट ने, शायद गवर्नमेंट का यह मकसद रहा होगा कि इससे काला धन उस पर लगाम लगेगी, लेकिन हमने देखा कि नोटबंदी के बाद कालाबाजारी खूब हुई। नोटों को परिवर्तित कराने में लोगों ने बहुत सारे इधर से उधर पैसे कमाए और कालाबंदी को बल्कि बढ़ावा मिला और देश की अर्थव्यवस्था एक तरह से ठहर गई। किसी के पास नोट थे, बदल नहीं पाए, व्यापार ठप हो गया। तो बार बार नोटबंदी करने से या नोट चलन से बाहर करने से अर्थव्यवस्था पे प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। जनता का जो एक विश्वास होता है कि ये भारत सरकार ने या भारत सरकार के अधीन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने नोट जारी किया है, उस विश्वास में कहीं न कहीं कमी आती है। अब 2000 का नोट गवर्नमेंट ने जारी किया। 2000 का नोट जारी करने के कुछ समय पश्चात ही रिजर्व बैंक ने नोट छापने बंद कर दिए। आखिर ऐसी क्या मजबूरी रही होगी सरकार के पास कि नोट जारी करने के साल डेढ़ साल के अंदर ही गवर्नमेंट को ये नोट प्रचलन से बाहर करना पड़ा। आखिर रिजर्व बैंक है, भारत सरकार है, इनके पास हर तरह की रिपोर्ट होती है कि 2000 का बड़ा नोट चलन में लाने से कालाबाजारी बढ़ेगी, कालाबाजारी पे रोक नहीं लग पाएगी। गवर्नमेंट ने आकलन किया होगा, लेकिन इन सब के बावजूद सरकार ने हड़बड़ाहट के अंदर 1000 और 500 का नोट बंद करके 2000 का नोट जारी किया और 2000 के नोट पे भी गवर्नमेंट का विश्वास नहीं रहा। 2 साल के बाद इसकी छपाई बंद कर दी गई और ये अब 2000 का नोट बंद कर दिया गया। अब स्थिति ये देखो आप कि 2000 का नोट जो है बैंक में जा रहा है, बैंक में जमा हो रहा है। इस प्रकार सारे नोट बैंक में चले जाएंगे तो फिर व्यापार कैसे चलेगा, अर्थव्यवस्था कैसे चलेगी? क्यों 500 का नोट है ना? 500 का नोट तो है, लेकिन 2000 का भी एक नोट था, वो अब कोई बैंक में जा रहा है, कोई जमा करवा रहा है, कोई लेके आ रहा है। हर आदमी 2000 का नोट चेंज भी नहीं करवा पाएगा। तो मुझे नहीं लगता कि सरकार की कोई बढ़िया पॉलिसी है। इतनी जल्दी इस तरह से करेंसी बंद करना ये कोई पब्लिक के हित में नहीं है और ये सरकार का निर्णय मैं मानता हूँ ज्यादा उचित भी नहीं है। 2 बात आपने मुख्य रूप से बोली वकील जी। एक तो आपने बोली कि लोगों को परेशानी हो रही है, बदला भी नहीं पाएंगे 2000 का नोट। तो मैं आपको बता दूं कि अधिकांशतः वर्ग के पास 2000 का नोट है ही नहीं और आम लोगों के पास तो 2000 का नोट होने का सवाल ही पैदा नहीं होता और बैंकों में किसी प्रकार की पैनिक स्थिति नहीं देखी जाती है। आपने अभी जिक्र किया कि ऐसे नोटबंदी से अर्थव्यवस्था को धक्का लगता है, लेकिन अर्थव्यवस्था तो तेजी के साथ बढ़ी। अगर जीडीपी की बात करें तो 7.2 वर्तमान में है और पहले की बनिस्बत जीडीपी जो है वो भारत की बढ़ी है। ग्रोथ सिर्फ भारत की चल रही है, दुनिया भर में क्या कहेंगे आप? बहुत बढ़िया बात है ये, जीडीपी बढ़ी है। लेकिन आप देखिए, हालांकि मैं पूरे भारतवर्ष में तो नहीं घूमता, लेकिन सोशल मीडिया के मार्फत मालूम पड़ता है कि भारत के अंदर जो व्यापार है, व्यापार की क्या स्थिति देखिए आप। भारत सरकार ने इतना सेल टैक्स वो जो लगा रखा है, टैक्स लगा रखा है, वो इतना ज्यादा है। गवर्नमेंट के पास तो रेवेन्यू आ रही है, गवर्नमेंट को लगता है कि जीडीपी बढ़ रही है, भारत प्रगति कर रहा है। व्यापार की स्थिति देखिए आप। 10 दिन पहले एक पानीपत का एक सोशल मीडिया पे व्हाट्सएप आया, उसमें पूरा बाजार सुनना ही पड़ा था
व्यापार एक तरह से चौपट हो गया, ठप हो गया। मंदी का पूरा आलम है, मंदी का इतना आलम है कि बाजार के अंदर काम ही नहीं है। आखिर ऐसी स्थिति क्यों आई? अर्थव्यवस्था और जीडीपी की जहां तक बात है वो बाजार की स्थिति पर ही तो निर्भर है। नहीं नहीं, ये धरातल पे आप उतरेंगे, धरातल पर आप उतरेंगे, बाजार के अंदर देखेंगे तो आपको हर जगह मंदी नजर आएगी। व्यापारी आपको खाली बैठा नजर आएगा। बड़े बड़े थोक के जो बाजार हैं वहां व्यापारी खाली बैठे हैं, काम ही नहीं है, बिक्री नहीं है। आपके वो जो क्या नाम, वो जो टैक्स जीडीपी कौन सा टैक्स लगा है वो इतना ज्यादा 28%, 24%, 18% इतना लगा दिया। गवर्नमेंट हर महीने देखती है कि कितना कलेक्शन आ गया। अगर 28% टैक्स आएगा तो सरकार के पास टैक्स तो जाएगा ही, लेकिन व्यापार एक तरह से चौपट हो गया। व्यापार पे प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। मैं फिर नोटबंदी पे, नोट के चलन बाहर से आ रहा हूं। बार बार इस तरह से नोटबंदी की जाएगी, निश्चित रूप से व्यापार पे प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। जनता का भारतीय रिजर्व बैंक के नोटों पर कहीं न कहीं विश्वास होता है उसको ठेस पहुंचेगी, ये प्रमाणिक बात है। तो मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा वकील जी, पहले अगर अमूमन हम जाए, क्योंकि 2016 में नोटबंदी हुई पहली मोदी सरकार द्वारा, जो 500 और 1000 का नोट बंद किया गया था, उससे पहले आमतौर पे मीडिया में या फिर सोशल मीडिया पर भी इतना ज्यादा तो प्रभावी नहीं था, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर नकली नोटों की भरमार होती थी और बड़ी बड़ी खेप पकड़ी जाती थी। ऐसा आपने सुना है 5-7 सालों में? तो नकली नोटों पर अंकुश लगा है, और कहीं ना कहीं पाकिस्तान और बांग्लादेश में बड़ी संख्या में नकली नोटों की छपाई होती थी, उस पर अंकुश लगा है। आप नहीं मानते क्या? मैं मानता हूं कि नकली नोट पकड़े जाने चाहिए। पाकिस्तान जो जिस तरह की हरकत करता है उस पर लगाम लगनी चाहिए, नकली नोटों पे लगाम लगनी चाहिए। लेकिन आप देखिए, 1000 के नोट थे, 500 के नोट थे, तब भी जिन आदमियों के पास 2 नंबर के पैसे थे भरपूर मात्रा में थे। आज भी हम देखते हैं टीवी पे, सोशल मीडिया पे, जब नोटों के बंडल पकड़े जाते हैं तो उसमें 1000 के भी मिलते हैं, 500 के मिलते हैं, 2000 रुपये मिलते हैं। सरकार की नजर में कोई भी व्यक्ति, रेयर ही कोई बचता होगा, जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, जो ईडी डिपार्टमेंट है, इन सब के पास रिपोर्ट होती है कि किसके पास कितने रुपए हैं। ब्लैक मनी जो होती है ज्यादातर बड़े आदमियों के पास ब्लैक मनी होती है। गवर्नमेंट से कोई छिपी हुई चीज नहीं है, गवर्नमेंट को हर चीज का पता होता है। छापेमारी होती है, करोड़ों रुपए के नोट मिलते हैं, और वो आज भी मिल रहे हैं, नोटबंदी के बाद भी मिल रहे हैं। नोटबंदी के बाद ऐसा नहीं है कि 2 नंबर के पैसे नहीं मिल रहे, छापे मारते हैं उसमें करोड़ों रुपए की नकदी मिलती है। तो इतना बहुत ज्यादा अंकुश नहीं लगता। आप नहीं मानते कि वो अघोषित संपत्ति है, कहीं ना कहीं कालाबाजारी है? कालाबाजारी पहले भी थी, कालाबाजारी अभी भी है। कालाबाजारी, मुझे नहीं लगता कि 2000 का नोट बंद हो गया तो कालाबाजारी बंद हो जाएगी। नकली नोटों पे बिल्कुल प्रतिबंध होना चाहिए, नकली नोट पकड़ने चाहिए, पाकिस्तान की हरकतों पे खूब कार्रवाई होनी चाहिए, उसमें कोई दो राय दो बात नहीं है। लेकिन इतनी जल्दी जो 2000 का नोट बंद किया है, मैं उसे कतई उचित नहीं मानता। सरकार को एक तरह से सारा एस्टिमेट करके भी 2000 का नोट छापना चाहिए। नहीं चाहिए, सरकार ने क्यों नहीं सोचा 2000 का नोट छपने से कालाबाजारी बढ़ेगी, 2 नंबर के पैसे इकट्ठे होंगे? क्या सरकार को इस बात की जानकारी थी नहीं? क्यों सरकार? पहले भी तो बड़े बड़े नोट छपे हैं। 1000 का नोट था, 500 का नोट था, सरकार ने 1000 का नोट बंद किया। आखिर क्या सोच के उसके बदले में 2000 का? अगर नोटबंदी के इतिहास पर जाए तो 1946 में 500 का, 1000 का और 10,000 का नोट बंद हुआ था। बहुत पुरानी बात हो गई, समय बड़ा परिवर्तनशील है। आजकल एक साल में, एक दिन में परिवर्तन होता है। डिजिटल इंडिया का जमाना आ गया, तो इस तरह से पुरानी बातें अब वर्तमान में लागू नहीं होती। वर्तमान में स्थितियां दूसरी है, इसलिए 2000 का नोट कालाबंदी, नोटबंदी के बाद में जो छपा, क्या सोच के गवर्नमेंट छपा, मेरी समझ में नहीं है। 1000 का नोट बंद करने के बाद में 2000 का नोट चलन में लाना ही अपने आप में कोई बढ़िया नीतिगत फैसला नहीं। शायद ये कोई पॉलिसी रही होगी सरकार की। मैं इस पॉलिसी को बढ़िया नहीं मानता, मेरी नजर में ये बढ़िया पॉलिसी नहीं है। नोटबंदी के लिए, काला बाजार बंद करने के लिए, नकली नोट प्रचलन से बाहर हो जाए, उसको बंद करने के लिए 1000 का बंद करके 2000 का नोट आया, ये कोई बढ़िया पॉलिसी सरकार की नहीं हो सकती। अगर बड़ा नोट नहीं होगा तो कहीं ना कहीं यहाँ अर्थव्यवस्थाओं पर फर्क पड़ेगा। आज जो भारत की स्थिति पूरी दुनिया में है, वो वकील जी आप नहीं मानते कि बहुत शानदार स्थिति है भारत की? दोनों बातें देखिए, भारत की इज्जत बाहर बढ़ती है, बढ़िया बात है।
भारत के प्रधानमंत्री को विदेशों में इज्जत मिलती है, बढ़िया बात है। लेकिन अंदरूनी स्थिति भी देखिए, व्यापार देखिए, चौपट पड़ा है व्यापार। आखिर सरकार की नीति का ही ये परिणाम है कि भारत के अंदर व्यापारियों की हालत कौन सा व्यापार चौपट पड़ा जो है? भी व्यापार तो आए दिन नई नई इबारत लिख रहा है। नहीं साहब, नहीं। आप दुकानदार देखिए, दुकानदार खाली बैठे हैं, कहाँ बिक्री है लोगों के पास? छोटे दुकानदार है, बड़े दुकानदार है, कहाँ उनके पास बिक्री पड़ी है? गवर्नमेंट ने वो जीडीपी वो जो लगाई है, वो क्या नाम आपके जो टैक्स लगाया था 28%, 24%, उसके बाद व्यापार ठप ही हो गया। आप जीएसटी की बात कर रहे हैं? जीएसटी की बात कर रहा हूं मैं। जीएसटी के बाद व्यापार में बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। व्यापारियों का व्यापार एक तरह से चौपट है। और सरकार, भारत सरकार जो है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जिस पे ये इल्जाम लगता था कि ये तो बनियों की, ब्राह्मणों की पार्टी है, व्यापारियों की पार्टी है, और इसी राज के अंदर व्यापारियों को सोच के व्यापारियों के हित की कोई पॉलिसी नहीं बन रही है। व्यापारी टैक्स देते हैं, व्यापारियों के टैक्स से सरकार चलती है, फिर भी व्यापारियों की तरफ सरकार ने कतई ध्यान नहीं रखा। 16 में नोटबंदी हुई थी, उसके बाद में भी मोदी सरकार रिपीट हुई, और मोदी सरकार रिपीट हुई एक अलग बात है। मोदी तो सरकार मोदी सरकार ने की है ना नहीं, नोटबंदी। देखिए व्यापारी जो तड़प रहे हैं, व्यापारियों की कितनी परसेंटेज होती है? तो व्यापारी वोट भी तो करते हैं वकील जी। व्यापारी वोट करते हैं साहब। वोटों की पॉलिसी देखिए आप, चाहे बीजेपी की हो, चाहे कांग्रेस की हो, जो ज्यादा मात्रा में जो लोग हैं, जिनकी संख्या ज्यादा है, जो गरीब आदमी है, आज वोट लेने के लिए क्या कर रही है सरकार? नीतिगत फैसला नहीं कर रही, विकास का नाम नहीं ले रही सरकार। चाहे भाजपा सरकार हो, चाहे कांग्रेस सरकार हो, चाहे आपकी सरकार हो, ये एक लाइन बन गई कि फ्री बांटो, फ्री में सामान दो और वोट बटोरो। पहले जैसे नगरपालिका में चुनाव होते थे, अपने देखते नगरपालिका में किस ढंग से वोटरों को लुभाया जाता था, वो पॉलिसी बड़े स्तर पर सरकारें करने लग गई। सरकारों के पास विकास नाम की कोई चीज नहीं है। विकास के नाम पे ये वोट मांगने के लिए इनमें हिम्मत ही नहीं है। चुनाव से पहले कोई भी दल हो, वो फ्री की घोषणा कर करके कर्नाटक में अभी कांग्रेस ने भी फ्री की कई घोषणा की है, अरविंद केजरीवाल सरकार ने पंजाब में भी की है, दिल्ली में भी की है। केजरीवाल साहब ने तो ये सारा चीज सड़क पे लाई थी। केजरीवाल सरकार ने बिजली फ्री घोषणा कर दी, हर तरह की 5-5 हजार रुपए रिक्शा वालों के खाते में जमा करवा दिए। ये एक तरह से वोटरों का प्रलोभन है। और जो सरकार का खजाना होता है, उस खजाने को खाली करके वोट लेने का एक तरीका है। केजरीवाल साहब के बाद तो फिर और सरकारें में लग गई कि ये फ्री की घोषणा करे। बीजेपी ने भी कर्नाटक में खूब घोषणा की, 10,000 रुपए एफडी के जमा करवाएंगे, सिलेंडरों अन्नपूर्णा या कौन सी योजना, उस योजना में सिलेंडर देंगे। तो यूं करके हर दल जो है वो एक तरह से कमजोर पड़ता जा रहा है और फ्री की घोषणाओं के आधार पर वो सरकार बनाने की योजना बनाते जा रहे हैं। ये मेरी समझ में है। चलो, नोटबंदी की बात है, बड़े बड़े विशेषज्ञ इसको लेकर अपनी अपनी राय व्यक्त करते हैं, और भारत सरकार जहां तक जितनी सफल है वो अपनी पीठ स्वयं ही थपथपा भी रही होगी कि नोटबंदी और सारी चीजों से निकल करके भी भारत आज जो प्रगति की राह पर है वो तेजी के साथ अग्रसर है। तो हम थोड़ा सा पैटर्न चेंज करते हैं वकील जी, राजस्थान पर आ जाते हैं। राजस्थान की राजनीति में एक प्रकार से कांग्रेस भी 1 तक 10 तक गिनती गिनी थी। राहुल गांधी ने कर्जा संपूर्ण माफ करने की, वो नहीं किया, और अब 4.5 वर्षों से ऊपर हो चुका है गहलोत सरकार के। और वर्तमान की जो हालत है, आपको क्या लगता है? देखिए, गहलोत सरकार ने बहुत प्रयास किया है जनता को लुभाने का, जनता को राहत देने का, सिलेंडर 500 रुपए में गरीब आदमियों को देने का और 100 यूनिट बिजली फ्री करने का। ये घोषणाएं निश्चित रूप से जनता के एक वर्ग के लिए फायदेमंद घोषणाएं हैं। और चुनावी साल है, अब की बार माननीय मुख्यमंत्री ने जिसने भी जो चीज मांगी शायद देने का प्रयास किया है। भादरा में भी खूब पैसे दिए हैं, लेकिन जनता राजस्थान की ऐसी है जो 5 साल के बाद परिवर्तन के मूड में रहती है। ये राजस्थान की जनता का अपना एक मूड होता है। गहलोत साहब में किसी प्रकार की कमी मुझे नजर नहीं आती। आज भी अपने अगर सर्वे करवाएंगे तो मुख्यमंत्री के रूप में शायद अशोक गहलोत जी नंबर 1 पर आएंगे, लेकिन ये एक अलग बात है। और राजस्थान लेवल पे जनता किसकी सरकार बनाएगी वो एक दूसरी बात है। आपको क्या लगता है? मेरे को तो ये लगता है साहब, राजस्थान की जनता जो है वो परिवर्तन करेगी। बिल्कुल साहब, मेरे को ये लगता है। हालांकि मैं कोई कांग्रेस के विरोध के स्वरूप ये बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं जनता के मूड के हिसाब से बता रहा हूँ कि जनता जो है वो रिपीट करना बहुत मुश्किल काम है।
राजेंद्र जी, आप अनुभवी अधिवक्ता है और भादरा की राजनीति को भी बड़ी बारीकी से देखते हैं। हम बात करते हैं लोकल राजनीति की, तो भादरा में आपको क्या लगता है? बलवान पूनिया की जो लगातार 4.5 वर्षों का जो शासनकाल रहा है, उसको कहीं ना कहीं बहुत से लोग और विपक्षी दल जो है उसको बदले की भावना का एक प्रकार से सत्ता का बता रहे हैं। नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता। भादरा के विधायक जो बलवान पूनिया जी है, देखिए इन्होंने कांग्रेस सरकार में अपने जो संबंध थे मुख्यमंत्री जी से अपने संबंध बढ़िया बनाए और उन संबंधों के आधार पे भादरा में बहुत से विकास कार्य करवाए हैं। ये तो विपक्ष को भी मानना पड़ेगा कि बलवान जी ने जगह जगह विकास कार्य करवाए हैं। कहीं कॉलेज खोले हैं, कहीं स्कूल खोले हैं, कहीं अस्पताल की उन्नति करवाई है। तो कोई शक नहीं कि उन्होंने खूब काम किया है। बलवान जी की एक विशेष बात है कि किसी का काम करना हो तो जी लगा के करते हैं। आज कोई व्यक्ति गया कि मेरा ये काम है और उनको लगता है कि ये काम ठीक है, तो वो उनका काम जी लगा के करते हैं। अब सामने वाला विरोधी उससे पीड़ित होता है तो वो दूसरी बात है। एक व्यक्ति का काम करेगा, जैसे किसी की 2 व्यक्तियों का विवाद है, एक की पैरवी करे दूसरा नाराज तो होगा ही। बलवान जी का किसी से क्या नाराजगी, किसी से क्या दुश्मनी है, वो क्या किसी की क्यों करेंगे? आखिर विधायक तो पूरी भादरा के हैं। मुझे नहीं लगता कि वो स्वयं किसी राजनीतिक बदले की भावना से कार्रवाई करते हैं। लेकिन जब एक व्यक्ति की वो पैरवी करते हैं तो लगता है कि ये व्यक्ति सही है, मुझे तो न्याय प्रिय काम करना है। दूसरा व्यक्ति अगर ये सोचता है कि ये तो मेरे खिलाफ हो रही है, तो वो उसी को लेकर के ये कहते हैं कि ये सही नहीं हो रहा। बल्कि बलवान जी, मेरे को नहीं लगता कि वो बदले की भावना से काम कर रहे हो। वर्तमान में देखा जाए तो विकास कार्य तेजी के साथ चल रहे हैं। 1 साल जब बलवान जी पूनिया का हुआ था तो लगभग वो जीत कर आए थे, अभी सारा चीज देख रहे थे, समझ रहे थे, नए विधायक थे, और 2 वर्ष के बाद में योजनाएं बनी। 1 साल से देखा जा रहा है कि सड़कें तेजी के साथ बनी हैं और बहुत से विकास कार्य हुए हैं। बजट में भी बहुत कुछ भादरा क्षेत्र के लोगों को मिला भी है। सड़कों का जहां तक सवाल है, उनकी क्वालिटी देखी जाए तो सड़कों का कलेजा फट रहा है। मात्र छोटी सी बारिश आई है, उसमें दिखाई दे रहा है टूट फूट और घटिया निर्माण। उसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, सड़कों का और ये टेंडरों का काम जो है, ये अपने आप में विचित्र काम है। भारत सरकार के मंत्री, सड़क मंत्री नितिन गडकरी ने भी एक जगह उद्घाटन में कहा था कि मैं आपसे माफी मांगता हूं कि ये सड़क बढ़िया नहीं बनी है। ये ठेकेदार जो है पता नहीं किस तरीके से काम करते हैं, क्या इनकी मंशा रहती है, क्या इनकी मजबूरियां रहती है। ये ठेकेदार जो है अगर ईमानदारी से काम करे तो सड़कें बढ़िया बनेगी। अब एक जनप्रतिनिधि कहां तक सड़क के पीछे घूमता रहेगा? ये तो ठेकेदार की नीयत की बात है कि वो सड़क कैसी बनाए, किस प्रकार वो टेंडर भरता है, कितने लो परसेंटेज में टेंडर भरता है। अगर उसको ये लगता है कि इसमें 2 पैसे नहीं बचेंगे तो वो इतनी रेट नीचे क्यों भरता है? मैं एक छोटी सी बात याद दिलाना चाहूंगा, आपकी बात काट रहा हूँ, माफ कीजिएगा। अपन नगर पालिका क्षेत्र की राजनीति में आ जाते हैं। झुम्मरमल जी नाटक, मुझे जहां तक याद है, अपना स्कूटर लेकर वो घूमते थे। 1 लाख का ठेका हो, 2 लाख का ठेका हो, सड़क का, नाली का, कहीं भी वो अपना स्कूटर लेकर पहुंच जाया करते थे और क्वालिटी वाली सड़क, गुणवत्ता वाली सड़क के निर्माण करवाते थे। और उनका निर्माण कार्य 5, 7, 10 वर्षों तक चलता भी था। और उसके बाद में आज नगर पालिका की स्थिति सबके सामने है। बनते बनते सड़कें टूट रही है। तो क्या बलवान पूनिया इन सड़कों की देख रेख नहीं कर सकते? जैसे सीवरेज का धीमी गति से काम चलने के चलते 70 लाख का जुर्माना वो विधानसभा में बोलकर लगाया था, तो क्या इन ठेकेदारों की क्लास नहीं ले सकते बलवान पूनिया? बिल्कुल नहीं है साहब। बार बार विधायक जी ने, जैसी मेरी जानकारी रही है, ठेकेदारों को कहा है, सीवरेज लाइन पे भी उन्होंने काफी कंट्रोल किया है। ये मेन सड़क जो बनी थी, जो मूर्ति बाजार के पास जो सड़क ऊंची बन रही थी, ये विधायक बलवान पूनिया की ही देन मानिए आप। कि बलवान पूनिया जी ने कहा कि सड़क अगर आपने ऊंची बना दी तो भादरा के बाजार के व्यापारियों को क्या होगा, दुकानों को क्या होगा। उन्होंने व्यक्तिगत रुचि लेके इस सड़क को ऊंची नहीं उठने दिया, जिससे दुकानों में पानी नहीं आए। तो गाय बगाए सड़कों का निरीक्षण भी करते हैं, ठेकेदारों को निर्देश भी देते हैं। इसके बावजूद भी सड़कें अगर सही नहीं बनी है तो मैं तो ये मानता हूं कि ये सब ठेकेदारों की कमियां हैं। ठेकेदारों को कुछ सोचना चाहिए, कहीं न कहीं अपने गिरेबान में उनको झांकना चाहिए कि जब सरकार पैसे खर्च कर रही है तो क्यों नहीं सड़कें बढ़िया बनाई जाए। अगर कंट्रोल नहीं रखा होता तो ये कुछ भी नहीं बनाते, कुछ भी इसमें ढंग से काम नहीं करते। ये नियंत्रण का नतीजा है, कहीं न कहीं कुछ न कुछ काम बढ़िया हो रहा है। आज पूरा कस्बा वासी 40 के 40 वार्ड के लोग
वकील जी परेशान है सीवरेज को लेकर। आए दिन ओवरफ्लो की शिकायतें भी रहती है। चैम्बर, एक एक चैम्बर के ढक्कन 10-10 बार टूट चुके हैं, उनको बदला जा चुका है। जब तक सीवरेज कंप्लीट होकर जनता को समर्पित होगी तब तक ना जाने कितनी बार ये चैम्बर टूटेंगे। ओवरफ्लो की समस्या से लोग कितना परेशान होंगे, क्या कहेंगे इस व्यवस्था को लेकर आप? देखो, चैम्बर की स्कीम अजीजी के टाइम में बनी थी, बहुत बढ़िया स्कीम थी। और भादरा के लिए ये लगा कि चैम्बर की बनने के बाद में भादरा में एक नया माहौल क्रिएट होगा। तो चैम्बर और सीवरेज लाइन जो बनी है ये कितनी सफल होगी, अभी तक तो ये लग रहा है कि ये चूंकि पाइपलाइन बहुत छोटे हैं, जो इनकी चौड़ाई है पाइपलाइन की वो बहुत कम है और आए दिन इसकी समस्या रहती है। तो ये सीवरेज लाइन कोई सफल हो पाएगी, मुझे कोई इस पे ज्यादा भरोसा नहीं है। ज्यादा भरोसा नहीं है? बिल्कुल सीवरेज लाइन में कोई ज्यादा भरोसा नहीं है कि अपने आप में ये सफल हो पाएगी क्या। अच्छा वकील जी, एक बात मैं और पूछना चाहूंगा, सीवरेज में जो गंदगी होती है वो आए दिन कहीं ना कहीं रुकावटों के चलते हर सीवरेज चैम्बर के ढक्कन को खोलकर रात्रि के समय नगर पालिका या सीवरेज की जो व्यवस्था है वो गंदगी पाइपों द्वारा निकाली जाती है, नालियों में डाली जाती है। जब गंदगी वो सीवरेज की नालियों में डालनी है तो फिर सीवरेज का क्या काम है? ये गलत बात है, बहुत ही गलत बात है। बीमारियां फैलती है इससे, इस पे नियंत्रण होना चाहिए। मैं नगर पालिका को आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि इस बात का विशेष ध्यान रखे। और मुझे अगर समय मिला और मेरी बात सुनी गई तो मैं नगर पालिका से कहूंगा इस बात पे नियंत्रण करें कि गंदगी जो है वो नालियों में नहीं डाली जाए। मैं चेयरमैन साहब से भी कहूंगा और ईओ साहब से भी निवेदन करेंगे कि ये इस बात पे नियंत्रण किया जाए कि गंदगी जो है वो नालियों नहीं डाल के इसका डिस्पोजल बाहर किया जाए, शहर से बाहर किया जाए। नालियों में डालने वाली बात गलत है। आप पूर्व के कार्यकालों को लेकर और अब के कार्यकालों को लेकर क्या सोचते हैं? तुलनात्मक अध्ययन करें वकील जी तो इस कार्यकाल को कैसे देखते हैं आप जो नगर पालिका का? नगर पालिका का देखिए दो बातें हैं। पॉजिटिव अगर कोई बात सोचे तो पॉजिटिव भी है और नेगेटिव तो कोई भी आदमी कुछ भी कह दे। प्लस पॉइंट तो ये है कि नगर पालिका का जो चेयरमैन है, जो आजी जी थे या उसकी मिसेज है, ये ऑनेस्ट आदमी है, ईमानदार आदमी है। इनको कोई पैसे की और की खाने की कोई किसी प्रकार से दरकार नहीं है। थोड़ा सा ये सेटबैक रहेगा कि चूंकि चेयरमैन साहिबा का स्वास्थ्य ज्यादा ठीक नहीं रहता तो टाइम कम दे पाती है। ये एक अपनी उनकी स्वास्थ्य की मजबूरी है। जनता ईमानदारी नहीं देखकर विकास कार्य काम खूब हुए साहब, नगर पालिका में काम क्वालिटी वाले हैं, काम मानते हैं आप? सीवरेज के ऊपर तो अभी आपने नगर पालिका दिन रात लगी रहती है। नगर पालिका जो सरकार की योजना है पट्टे बनाने की, रिकॉर्ड तौर पट्टे नगर पालिका भादरा ने बनाए हैं। पट्टों में भी धांधली के आरोप लगा रहे हैं। अब ऐसे तो कोई आरोप कोई कुछ भी लगा दे, मैं तो देखता रहता हूँ दिन रात पट्टे बनाने नगर पालिका लगी रहती है। तो नगर पालिका का काम पट्टे बनाना ही है? नगर पालिका का काम पट्टे बनाना भी है। आज कोई भी भादरा के 40 वार्डों की गली एक ऐसी नहीं है कि एकदम नीट एंड क्लीन हो। रुकावटें हैं, चाहे वो सड़कों में गड्ढे हैं, सीवरेज टूटी हुई है या चैम्बर धसे हुए हैं, चैम्बर उठे हुए हैं, ये स्थितियां हैं। ये छोटी छोटी बातें हैं, ये चलती रहेंगी। विकास कार्य होगा, सड़कें बनेंगी, टूटेगी भी, सफाई होगी, वहां दोबारा गंदगी भी होगी। तो इन बातों को लेके अपने तुलना नहीं कर सकते। सड़कें खूब बनी हैं, रोजाना सड़कों के टेंडर निकल रहे हैं, विकास कार्य भी खूब करवाए गए हैं और बड़े ईमानदारी से चेयरमैन साहिबा या उनके प्रतिनिधि है वो काम कर रहे हैं। बाकी आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं, ये तो राजनीतिक विषय होता है। चलो इस तर्क को आपको समझा जा सकता है आपके। हम बात करेंगे संजीव बेनीवाल और बलवान पूनिया, दो नेता वर्तमान में दिखाई देते हैं, सर्वोच्च अगर माने तो इन्हीं में टक्कर भी दिखाई दे रही है। आपको क्या लगता है भादरा में क्या होने वाला है? देखिए, चुनाव एक ऐसी चीज है, समय पे किसको टिकट मिलती है, किसको टिकट नहीं मिलती है, कौन कौन उम्मीदवार आते हैं, उस पर बड़ा निर्भर करता है। पिछली बार चुनाव आपने देखा, बलवान जी पूनिया की जो जीत हुई उसमें भी समीकरण एकदम टाइम पे चेंज हुए। तो आज कुछ भी कह देना, आज तो चूंकि विधायक जी बलवान जी पूनिया है, वो अपने आप में स्ट्रांग है ही, काम भी किए, जनता में लोकप्रिय भी है, लेकिन समीकरण जो बनेंगे वो चुनाव के टाइम पे बनते हैं। किसको टिकट मिलती है, किसको टिकट नहीं मिलती, कौन कौन उम्मीदवार आते हैं, इस पे बड़ा निर्भर करता है। कांग्रेस की टिकट के बारे में क्या कहेंगे? कांग्रेस की मैं तो कुछ नहीं कह सकता। कांग्रेस अशोक गहलोत जी है, ये सरकार बचाने के चक्कर में मुझे नहीं लगता संगठन पे ज्यादा ध्यान दे पाए। अशोक गहलोत जी ने काम बढ़िया किया, मेरी नजर में काम बढ़िया किया, सरकार खूब चलाई, संगठन पे ये ज्यादा ध्यान नहीं दे पाए क्योंकि संगठन में जो फूट थी वो सरकार बचाने के चक्कर में संगठन की तरफ पूरा ध्यान नहीं दे पाए।
तो ये कमजोरी भी है। तो बिल्कुल कहीं मुझे ना कहीं लगता है कि कांग्रेस- संगठन में कमजोरी थी। तो अगर संगठन इस प्रकार से अगर वीकनेस आई है तो फिर रिजल्ट तो संगठन के हिसाब से ही आएगा। देखिए अब कांग्रेस ने संभलने का प्रयास किया है। कांग्रेस ने संभलने का प्रयास यूं किया है कि अब विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने स्थानीय मुद्दों को उठाने का प्रयास किया है। कर्नाटक में कांग्रेस ने स्थानीय मुद्दों को उठाया, जनता ने उनकी बात सुनी, उनकी बात पे भरोसा किया और सरकार बना ली और अच्छे बहुमत से बना ली सरकार। तो कांग्रेस ने अपनी एक रीति नीति चेंज की है कि स्थानीय मुद्दों को उठाया जाए। दूसरी उन्होंने ये भी रीति चेंज की है कि जो रूठे हुए व्यक्ति हैं, मुझे जहां तक ज्ञान है, पहले हाईकमान जो है वो नेताओं की बात सुनता ही नहीं था। कोई असंतुष्ट गया उसकी बात सुनी नहीं, उन्होंने इग्नोर किया। राहुल गांधी ने उनको टाइम ही नहीं दिया तो वो असंतुष्ट होकर जब चले गए। अब इनकी नीति ये बदली है कि जो पार्टी के पुराने वरिष्ठ कार्यकर्ता है, नेता है, उनको साथ रखा जाए, उनको मनाया जाए। यही पॉलिसी इन्होंने कर्नाटक में लागू की, यही पॉलिसी वो राजस्थान में लागू कर रहे हैं। मैं इसे अच्छी बात मानता हूँ कांग्रेस के लिए। यहाँ जनता में एक चर्चा है कि कांग्रेस की टिकट अगर यहाँ किसी मजबूत को देने का प्रयास किया गया तो यहाँ संजीव बेनीवाल चुनाव जीते। वो मैंने पहले भी आपसे निवेदन किया कि अभी कुछ नहीं कह सकते, अभी समीकरण के बारे में कुछ नहीं कह सकते। अभी ये कह सकते हैं अभी चलो विधायक जी ने बढ़िया काम किया है, जनता इनके साथ है, लेकिन कौन जीतेगा कौन हारेगा, समीकरण क्या बनेगा, ये टिकटों पे बड़ा निर्भर करता है। कम से कम भादरा का चुनाव, कांग्रेस किसी को टिकट देगी या नहीं देगी। भाजपा कहीं ऐसा तो नहीं कर जाए कि टिकट में हेरफेर कर दे, क्योंकि जयदीप डूडी को टिकट देकर के भी छीन ली गई थी। राजनीतिक दलों का कोई भरोसा नहीं है किसको टिकट देंगे, न कांग्रेस का भरोसा होता है, न बीजेपी का भरोसा होता है, न एक ही पार्टी का भरोसा है, कम्युनिस्ट पार्टी का। वो टिकट बलवान जी को देगी, बाकी इन पार्टियों का कोई भरोसा नहीं है। कांग्रेस की टिकट आप बलवान पुनिया को मानते नहीं, कांग्रेस की टिकट बलवान पुनिया को नहीं मानता ना। बलवान पुनिया जी मेरे ख्याल से लेंगे नहीं टिकट। बलवान पुनिया जी अपनी ही पार्टी की टिकट लेंगे। बलवान पुनिया जी अपनी ही पार्टी की टिकट लेंगे, वो अपनी लेकिन वो स्वयं कहते हैं कि मैं कांग्रेस की टिकट यहाँ बंटने ही नहीं दूंगा। मैं इस बारे में कुछ भी नहीं कह सकता। आप नहीं कह सकते। मैं इस बारे में कोई भाजपा की टिकट का प्रबल दावेदार आप ईमानदारी से कहे तो किसको मानते? भाजपा की टिकट का प्रबल दावेदार मैं संजीव बेनीवाल को मानता। एसपी सिंह बढ़िया की कई बार चर्चा होती है और लोग बहुत से ये भी कहते हैं कि उनको अगर टिकट नहीं मिली तो वो तो चुनाव ही नहीं लड़ेंगे, और टिकट के भी वो बहुत करीब दिखाई नहीं देते हैं। अब उन्होंने अपने पत्ते ही नहीं खोले, वो कौन सी पार्टी की तरफ से पैरवी कर रहे हैं। एसपी सिंह जी बढ़िया आदमी है, अफसर आदमी है, स्वभाव ठीक है, लेकिन कौन सी पार्टी से वो प्रचार कर रहे हैं, कौन सी पार्टी के नजदीक है, ये अभी तक उन्होंने पत्ते खोले नहीं। अभी ये चीजें दे रहे भी है कि वो कांग्रेस से टिकट लेंगे या बीजेपी से टिकट मांगेंगे, कहां से मांगेंगे, मेरे तो कुछ समझ में आया नहीं। कुछ जानकार लोगों का ये भी तर्क है भादरा क्षेत्र के लिए कि एसपी सिंह जैसे राजनीतिज्ञ को, क्योंकि वो राजनीतिक तो उन्होंने की नहीं, और एक बेदाग सा चेहरा है, वो पूर्व कलेक्टर है और सीधे ही राजकीय सेवा से आए हैं और राजनीति में उतर गए, उनको लोकसभा की राजनीति करनी चाहिए। कुछ लोगों का ऐसा मानना है, आप क्या सोचते हैं? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत से रिटायर्ड आईएएस और आईपीएस अपने देखे हैं जो जीत के आए हैं, और मैं एसपी सिंह जी के बारे में तो नहीं कहता अगर क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन बहुत से आईपीएस आईएएस जो रिटायर्ड होके आए हैं वो एमएलए बने, उसके बाद मंत्री बने। वकील जी, मैं डीपली आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा उस राजनीति में जो भादरा की है। यहाँ की राजनीति के धुरंधर नेता जो है वो यहाँ फिट होते हैं, वो वही होंगे जो विभिन्न हथकंडों को जानते होंगे। एसपी सिंह बहुत सीधे साधे जान पड़ते हैं। इस नहीं, इतने सीधे नहीं है जितने अपने सोचते हैं। एसपी सिंह जी सीधे का मतलब ये है कि ये किसी के साथ छेड़खानी क्यों करेंगे, किसी को क्यों दुख देंगे, लेकिन राजनीति नहीं जानते, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो आईएएस कलेक्टर जो रह चुका वो पता नहीं कितने कितने नेताओं को डील करता है, कितने कितने एमएलए के बीच बैठता है, कितने कितने प्रधानों के बीच बैठता है। दे नोज एवरीथिंग, उनको सब कुछ पता होता है कि राजनीति क्या चीज होती है। जो व्यक्ति जिला कलेक्टर है जिसके सामने 7 एमएलए 10 एमएलए बैठते हैं, 10 प्रधान बैठते हैं और सारे मेंबर्स बैठते हैं, वो आदमी सब कुछ जानता है। आईएएस बहुत बड़ी चीज होती है, उसको राजनीति का पूरा ए से जड़ तक की बारखड़ी का पता होता है। भादरा के कई बड़े बड़े मुद्दे हैं, मैं अब अपन इसको समापन करेंगे। भादरा के कई बड़े बड़े मुद्दे थे, जैसे कॉलेज का मुद्दा था, बलवान पुनिया ने उसको सोल्व कर दिया। यहाँ कॉलेज बन भी गया, भवन भी बन रहा है, उसकी मान्यता भी आ गई, सारी चीज हो गई, एग्रीकल्चर कॉलेज भी आ गया, आईटीआई कॉलेज भी आ गया। सिंचाई से वंचित 14 गांवों की समस्या थी, उसको लेकर नेताओं ने जनता को बरगलाया है हर बार। इस बार बलवान पुनिया ने 100 करोड़ का बजट बेशक दिया है,
शिलान्यास नहीं हुआ है, अभी काम स्टार्ट नहीं हुआ है, तो क्या माना जाए ये कि जनता के लिए लॉलीपॉप है? नहीं, ऐसा तो नहीं कह सकते। सिंचाई के लिए, नहरों के लिए लालचंद जी ने खूब अपने टाइम में संघर्ष किया था। वो लगे रहते थे, सिद्धमुख नहर किया करते थे। और ये 14 गांवों का मुद्दा विधायक जी ने भी खूब तरीके से उठाया। देखिए, हर काम हो ही जाए ये कभी आवश्यक नहीं होता। अब विधायक जी ने बहुत से प्रोजेक्ट यहाँ पूरे किए हैं, कॉलेज लेके आए हैं, स्कूल लेके आए हैं, अस्पताल लेके आए हैं। ये भी एक लाइन के अंदर है। बजट की भी एक सीमा होती है मुख्यमंत्री की। मुख्यमंत्री से पूरे राजस्थान में मांग की जाती है। ये कोई आवश्यक नहीं होता कि सारे ही काम मुख्यमंत्री स्वीकृत कर दे। आखिर बजट भी देखना होता है, बजट की भी एक समस्या होती है। तो 14 गांवों का लालीकाप तो नहीं कह सकते अपने, ये कह सकते हैं कि भी अपने नेता जो है इन गांवों को सिंचित करने के लिए प्रयासरत है। कभी न कभी इनकी मेहनत रंग लाएगी, ऐसी कोई बात नहीं है। अशोक गहलोत के बजट को क्या माने? 2021 में राजगढ़ बादरा सड़क का 134 करोड़ का बजट पास हुआ था, प्रावधान में लिया गया था, और आज 2 साल बाद भी काम शुरू नहीं हुआ है। बेशक उद्घाटन विधायक द्वारा कर दिया गया, लेकिन वहां कल हमने निरीक्षण किया, पूरी सड़क के ऊपर एक बंदा नहीं है और कोई तैयारियां नहीं हो रही है उद्घाटन को लेकर। देखिए, घोषणा करना और काम धरातल पे होना, थोड़ा सा उसमें अंतर होता है। बजट की, मैंने पहले आपसे निवेदन किया, बजट की एक सीमा होती है। बजट, बहुत सी घोषणाएं ऐसी होती है जो जिसमें पूरा करने में टाइम लगता है। बजट भी देखना होता है सरकार को। कई बार ठेकेदार काम शुरू नहीं कर भी देते हैं, फिर भी उनका पेमेंट नहीं होता, क्योंकि पेमेंट आ नहीं पाता डिपार्टमेंट में। तो ये सड़क का जो प्रयास है, विधायक जी, मैंने तो सोशल मीडिया पे देखा था, वो किसी अधिकारी से मिले थे, उसके बाद उन्होंने शिलान्यास भी किए। तो काम शुरू होगा, उम्मीद रखें, उम्मीद पे दुनिया जीती है। 2000 करोड़ एक जिले को इम्प्लीमेंट करते हैं तो लगते हैं, 19 जिले खोल दिए। तो क्या आपको लगता है ये सारी लोक लुभावनी चीजें ही नहीं है या इम्प्लीमेंट होगा ये? देखिए, ऐसा है, जो चीज घोषणा की गई है, जो बजट में घोषणा की गई है, वो आज नहीं तो कल पूरी होगी। जो गुंडी कल से क्या मतलब है? वसुंधरा राजे ने भी 350 घोषणाएं, जब वो लास्ट ईयर सीएम थी, उन्होंने घोषणा की थी, लेकिन 60% से ऊपर इम्प्लीमेंट ही नहीं हुआ। ये जो जिले यही हाल है अशोक गहलोत का। ये जो जिले की घोषणा है, ये बिल्कुल पूरी होगी, क्योंकि जनता, जिसके जहाँ की जनता है और जहाँ जिले बनने की घोषणा नहीं, ये तो मजबूरी हो गई ना फिर। अगर वसुंधरा या भाजपा भी आती है तो वो इनको नकार थोड़ी सकती है। लेकिन जिले बनने में टाइम लगता है ना, टाइम लगता है, समय लगता है, सीमा निर्धारित करनी पड़ती है। आप एकदम किसी जिले को काट के दूसरा जिला बनाते हो, तो जिसकी सीमाएं दूसरे जिले में जाती है वो नजदीक पड़ता है, दूर पड़ता है, विरोध भी होता है, सर्वे करना पड़ता है। बजट कहाँ से आएगा इतना? बजट तो राजस्थान तो कर्जे में डूबा पड़ा है। अब बजट तो आप अमेरिका का देखिए, अमेरिका का राष्ट्रपति भी वो उसके सामने कह रहा है मेरे को बजट दीजिए वरना डिफॉल्टर घोषित हो जाएंगे। तो बजट तो सरकारें कर्जा ले लेके प्रगति कर रही है, घाटे की अर्थव्यवस्था चलती है, और इकोनॉमी से प्रिंसिपल है, विकास करना हो तो घाटे का बजट होना चाहिए। तो सरकारें घाटे की बजट चलती है, विकास करने के लिए लोन लेती है, ऋण लेती है। ये तो इकोनॉमिक्स का प्रिंसिपल है। जो अमेरिका की सरकार ही डिफॉल्टर घोषित होने की नौबत उसकी आ रही है, वो भी कर्जे लेके काम कर रही है। भारत सरकार भी कर्जा लेती है और सरकार भी लेती है। भारत सरकार ने तो कर्जा नहीं लिया काफी समय से। बैंकों की स्थिति अच्छी बता रहे हैं। बैंकों की स्थितियां साहब ऐसा है, जिस दिन लोगों ने एफडीआई निकालने शुरू कर दी ना, उस दिन पता क्यों निकालेंगे लोग एफडीआई? जब तक विश्वास है तब तक नहीं निकालेंगे। जिस दिन अभी तक तो विश्वास है, इसका मतलब तो कुछ बैंकों की स्थिति मुझे अंदरूनी आप देखेंगे बहुत ज्यादा बढ़िया नहीं है। रिकवरी नहीं आ रही बैंकों की। बैंकों के हजारों करोड़ रुपए डूबे जा रहे हैं, कहाँ रिकवरी आ रही है? वो तो पहले भी डूबते थे, वो अब तो ज्यादा डूब रहे हैं, अब ज्यादा डूब रहे हैं, रिकवरी आ ही नहीं रही बैंकों की। बैंक क्या करेगी? सरकार की पॉलिसी ऐसी है, क्या करेगी? बैंक लोन तो बांट रही है, आप भादरा में देखिए केसीसी बनती है, रिकवरी नहीं आ रही। बैंक कह रहे हैं कि हमारे पास बांटने के लिए पैसे तब आएंगे जब लोग जमा करवाएंगे, जमा ही नहीं हो रहे। बांटते कब तक जाओगे आप? तो कहीं न कहीं तो बैंकों की अर्थव्यवस्था अंदर से आप देखोगे तो पता लगेगा कि रिकवरी तो आ ही नहीं रही है। रिकवरी आएगी तो बैंक आगे पैसे देगी। मैं ये नहीं कह रहा बैंकों की स्थिति आज कोई वैसे वर्स्ट पोजीशन है, लेकिन रिकवरी आनी चाहिए बैंक की, वो नहीं आ रही है। रिकवरी नहीं आएगी तो बैंक लोन पे पैसे कहाँ से देगी? चलो, बहुत बहुत धन्यवाद राजेंद्र जी, आपने बड़ी शानदार तरीके से हमसे वार्ता की और जिस प्रकार का जवाब आपने दिया संभवतः जनता भी समझ रही है। आपने कहीं ना कहीं राजस्थान सरकार का, कांग्रेस सरकार का, बलवान पूनिया का, नगर पालिका भादरा का कहीं ना कहीं बचाव किया है। वो आपकी एक अपना एक समस्या हो सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया, धन्यवाद।
तो दोस्तों अगली कड़ी में फिर किसी महान हस्ती से शख्सियत से मुलाकात होगी। तब तक के लिए साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार, जय भारत, जय जय राजस्थान।